गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आदर्श समाज की परिकल्पना। आदर्श समाज की परिकल्पना के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा कि आदर्श समाज में 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो होने चाहिए। पहला जो है वह है स्वतंत्रता, दूसरा है समता और तीसरा जो है भ्रातृत्व यानी भाईचारा। तो हम लोग इससे पहले जो है स्वतंत्रता के विषय में डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोग दूसरे गद्य खंड के बाद जो तीसरा गद्य खंड है इसका हम लोग गद्य अवतरण है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। यह इसमें भी स्वतंत्रता, इस जो आज जो हम लोग गद्य अवतरण पढ़ेंगे इस गद्य अवतरण में भी स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है कि स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त ना हो तो व्यक्ति जो है एक तरह से गुलाम बन के रह जाता है और अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता, अपनी जो उसका जो हुनर है, उसकी जो कला है, उसकी जो रचनात्मकता है, जो उसके स्किल है, उसका वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। तो वह एक पपेट की भांति, एक कठपुतली की भांति जो है रह करके रह जाता है। उससे उसका खुद का विकास तो बाधित होता ही है, इसके साथ साथ उससे देश हित भी प्रभावित होता है। आप अगर एक व्यक्ति का विकास रुकेगा तो निश्चित रूप से वह देश का विकास भी वहां पर बाधित होगा। तो आइए अब हम लोग यह गद्य अवतरण पढ़ते हैं। जाति प्रथा के पोषक, पोषक मतलब पोषण करने वाले, जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जाति प्रथा होनी चाहिए। जाति प्रथा जो है वह हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। लोगों की ऐसी सोच है, सबकी नहीं, कुछ अधिकतर लोगों की यह धारणा है कि जाति प्रथा के आधार पर जो श्रम विभाजन किया जाता है वह सबसे उपयुक्त तरीका है, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई कोई भेदभाव नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो व्यक्ति जिस जाति का है उस जाति के अनुसार उसको कार्य करने की स्वतंत्रता है, इसमें किसी तरह का, और उसको पता है कि वह इस जाति का है, उसको वो कार्य करना है। तो उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव या कोई कंफ्यूजन जैसी स्थिति नहीं होती। तो जितने भी लोग इस प्रथा को बढ़ावा देते हैं, समर्थन करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जाति प्रथा होनी चाहिए, जाति प्रथा में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ या चेंजेस या कोई इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसे जो जाति प्रथा के पोषक लोग हैं वे लोग जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे। जो जाति प्रथा के पोषक लोग हैं, जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, उन लोगों के अनुसार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? गमनागमन की स्वतंत्रता तो है, स्वीकार कर लेंगे। तो आपको स्वीकार है? आपसे प्रश्न है यह कि व्यक्ति को जाने आने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो हाँ मिलनी चाहिए। तो जो जाति प्रथा के पोषक हैं वो भी कहते हैं कि हाँ सही बात है, जाति मतलब किसी भी व्यक्ति का, जाति का व्यक्ति हो लेकिन उसको स्वतंत्रता है, कहीं जाना चाहे जा सकता है, कहीं आना चाहे आ सकता है। देन शारीरिक सुरक्षा, हर व्यक्ति को चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको अपने शारीरिक आवश्यकता अनुरूप उसको सुरक्षित रखने का अधिकार जो है समाज में व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो जो जाति प्रथा के पोषक वो भी कहते हैं कि हाँ सही बात है, उसको किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। देन संपत्ति का अधिकार, कि जो व्यक्ति जितना जैसा कर्म करे, जितना संपत्ति वो अर्जन करे, उसको अर्जन करने का भी अधिकार समाज के द्वारा प्रदान करना चाहिए। परंतु बता दिया ना कि क्या क्या स्वतंत्रता है। तो जाने आने की स्वतंत्रता है, शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता है और साथ में संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है। यह तीनों स्वतंत्रता को जाति प्रथा के पोषक भी बिना किसी परिवर्तन को स्वीकार कर लेते, उन्हें किसी प्रकार को इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता उनको नहीं होती। परंतु मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। क्या है? किन किन रूपों में? व्यक्ति का जो लक्षण है, लक्षण मतलब जो भी व्यक्ति की विशेषताएं हैं, कि कोई खेल में माहिर होता है, कोई जो होता है वह चित्रकला में माहिर होता है, कोई जो होता है साइंटिस्ट होता है, कोई मूर्तिकला में माहिर होता है। सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं, सबके अपने अपने उसके लक्षण होते हैं। तो कोई धनुर्विद्या में माहिर होता है। तो यह पहली बात तो लक्षण। तो जाति प्रथा की जो पोषक हैं वह अगर उसको लगने लगे कि
आपने महाभारत में देखा होगा कि जो एकलव्य वाली जो स्टोरी है कि उनका जो होता है कि अंगूठा जो है कटवा दिया जाता है। तो इस तरह की पुरातन काल से भी ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं कि कहीं एक नीच कुल का या फिर एक मेरे द्वारा ना पढ़ाया हुआ जो छात्र है वह कहीं एक ऊंच एक योग्य धनुर्धर के रूप में मतलब सामने उपस्थित हो, तो यह हमारी शिक्षा हमारी विद्या को कहीं ना कहीं कलंकित होगा और समाज में इसका उदाहरण जो है वो अच्छे रूप में नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे समय में मतलब कि व्यक्ति का जो हुनर, व्यक्ति का जो लक्षण है वो पहले ही दिखाई देने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है प्रभावशाली प्रयोग। प्रभावशाली प्रयोग, प्रयोग का मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट करना। तो जो जाति प्रथा के पोषक है वो किसी भी रूप में या किसी भी आधार पर भले ही उस व्यक्ति में दूसरा कार्य, मतलब जो उसके जाति का है या जो उसके लिए गर्भ के समय ही जो उसका पेशा या व्यवसाय उसके लिए निर्धारित कर दिया गया है, उसके विपरीत उस व्यक्ति में कोई दूसरा हुनर भले ही बेशुमार हो, उस व्यक्ति में वह टैलेंट उसमें पूरा भरा पूरा हो। मतलब कि अगर मान लीजिए एक क्षत्रिय है, उसको क्षत्रिय का बच्चा जो है उसको युद्ध कला में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक, और उसको युद्ध कला में दिलचस्पी नहीं है और उसको कोई दूसरा कार्य करने में दिलचस्पी है, तो उसका लक्षण बचपन से ही दिखाई दे रहा है कि वह बच्चा, उसका इंटरेस्ट जो है युद्ध कला में नहीं है, या उसका जो बच्चा है उसका इंटरेस्ट बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, इसका इंटरेस्ट जो है भले ही वह किसी जाति से संबंध रखता हो लेकिन उस जाति का कार्य करने में उसका दिलचस्पी नहीं है, और इसके ठीक विपरीत उसका जो लक्षण जो है कुछ और दिखा रहे हो। मतलब कि एक युद्ध कला जो क्षत्रिय है उसका बच्चा, उसको युद्ध कला में दिलचस्पी नहीं है बल्कि पेंटिंग में दिलचस्पी है, या फिर उसको कपड़ा सिलने में दिलचस्पी है, या कुछ किसी और कार्य में दिलचस्पी, तो लक्षण उसको दिख रहे हैं। तो इस लक्षण को देखने के बाद उसका प्रभावशाली रूप से प्रयोग करना, मतलब जान तो गए कि यह बच्चा इस फील्ड में नहीं जाएगा, दूसरे फील्ड में जाएगा तो वह अच्छा और अच्छा कर सकता है, या वह व्यक्ति इस फील्ड में ना जाकर दूसरे फील्ड में जाएगा, दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन यह जानने के बावजूद अगर उस व्यक्ति को उसी पेशे को चयन करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है, या उसकी इच्छा अनुसार उसके क्षेत्र विशेष में उसको भेजा जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। ये दोनों बातें जानने के बाद कि उस व्यक्ति का जो लक्षण है, उसकी गुण, जो उसकी विशेषताएं उसको यह कार्य करने के लिए जो है प्रस्तुत नहीं कर रही है, या यह कार्य करने के लिए उसका उत्साह उस कार्य में नहीं है, उसके बावजूद अगर हम उसको जबरदस्ती उसको उस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे या भेजेंगे या उसको बाध्य करेंगे कि नहीं तुमको यही करना है, तो ऐसे समय में उसका विकास जो होगा वो क्या होगा? अवरुद्ध होगा। वह उतने अच्छे ढंग से अपने कार्य को नहीं कर पाएगा, अपना विकास जो है वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो ऐसे समय में दोनों हित प्रभावित होंगे, उसका अपना सेल्फ का जो विकास वो तो अवरुद्ध होगा ही, और साथ में जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है समाज का भी विकास वह अवरुद्ध होगा, और जो वह कार्य करेगा वो अनमने ढंग से, उबाऊ ढंग से, निरस्ता हो सकता है, वह डिप्रेशन में हो जाए, अवसादग्रस्त हो जाए, मनोरुग्ण हो जाए, कई तरह की समस्याओं का सामना उसे करना पड़े। तो उसके लक्षण के अनुरूप जो उसका लक्षण है कि जो बच्चा है उसका जो लक्षण बचपन में ही दिखाई दिया कि यह इस फील्ड में जाएगा तो वो अच्छा करेगा, लेकिन यह स्वतंत्रता जाति प्रथा के पोषक लोगों को स्वीकार नहीं है कि आप इस जाति के हो तो आप यह कार्य ही करना है, इसके अतिरिक्त आप कोई दूसरा कार्य चयन नहीं कर सकते। तो उसके लक्षण के अनुरूप उसका प्रभावशाली प्रयोग कि आप में यह टैलेंट है, आप में यह गुण है, इस गुण के अनुसार आप यह कार्य करो,
इसका प्रभावशाली प्रयोग करने की स्वतंत्रता जो है जाति प्रथा के पोषक जो है किसी रूप में स्वीकार नहीं करते। प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। क्यों नहीं तैयार होंगे? तो चूंकि जाति प्रथा के जो पोषक होते हैं वो शुरू से चली आ रही प्रथा है कि जो सामान्य वर्ग या जो कुलीन वर्ग कहा जाता है उनका शुरू से दबदबा रहा है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक जो कोने में दबी हुई एक जो डर है, एक भय है कि कहीं यह अगर इसको उतनी स्वतंत्रता मिले, इस व्यक्ति को उतनी उसको इतनी आज़ादी मिलेगी तो कहीं यह हमसे भी आगे ना निकल जाए, या हमसे यानी हमारी जाति से, हमारे जो जाति के अन्य लोग हैं उन लोगों से कहीं आगे ना निकल जाए। तो उनके मन में जो छिपा हुआ जो डर है, जो भय है, उनको यह कार्य करने के या यह स्वतंत्रता दूसरों को प्रदान करने का जो है वह अधिकार नहीं देता। तो जो जाति प्रथा के पोषक हैं, जाति प्रथा के पोषक वह गमनागमन की स्वतंत्रता स्वीकार कर लेंगे, संपत्ति की स्वतंत्रता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसके लक्षण के अनुरूप उसके प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने में खुशी के साथ सहर्ष रूप में स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। कौन? जो जाति प्रथा के पोषक होते हैं। क्यों नहीं तैयार होते? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं जो हमारी वर्षों से चली आ रही दुकान है, इस दुकान पे कहीं ताला ना लग जाए, कहीं यह जो तबका है जो इसको हमने अब तक दबा के रखा है, इसको उपेक्षित, उनका शोषण किया है, कहीं अवसर पड़ने पर यह हमारा प्रतिरोध, हमारा विरोध जो है वो ना करे। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से वह इन दोनों आधार पर स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा, अगर हम इन दो आधार की बात करें तो मतलब पहला लक्षण की बात और दूसरा उसका प्रभावशाली प्रयोग, तो इन दोनों आधार पर अगर स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो ऐसे समय में इसका अर्थ क्या होता है? व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। मतलब अगर इस दोनों को आप स्वतंत्रता देंगे इन दो आधार पर, तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिसमें जो लक्षण है, जो हुनर है, जो स्किल है, उसके अनुसार वह अपना पेशे का चयन करे, वह अपना व्यवसाय का चयन करे, उसमें अपना बेस्ट जो है वो करके दिखलाए। तो ऐसी स्वतंत्रता जो है जाति प्रथा के पोषक के द्वारा इस प्रकार की ये दोनों प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो नहीं दी जाती है। तो इसके कारण के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उसे दासता में जकड़ कर के रखना। कि हमने क्या बताया कि इस क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उनको पता है कि जो इतने सालों तक हमने दबा करके या दास बना करके, गुलाम बना करके रखा है, अगर इनको यथा उचित अवसर मिलेगा, इनको संसाधन मिलेंगे, तो कहीं ये सक्षम ना हो जाए, कहीं योग्य ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यह हमारी बात को ना माने। तो उनके मन में जो डर है वह डर उनको ऐसा कार्य करने की आज़ादी या उनको स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। कहते दासता मतलब गुलामी का मतलब यही नहीं होता कि जो कानून का जो पालन किया, कानून में जो नियम बनाए गए उन नियमों का पालन करना ही केवल दासता की बात है। जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती पूर्वक, उन बलात्पूर्वक उन कार्यों को करने को ही केवल दासता नहीं कहा जा सकता। दासता कई प्रकार की होती है। तो दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है, मतलब दासता इस बात को भी दासता ही कहते हैं क्या, कि जिसमें कुछ व्यक्तियों को, कुछ व्यक्ति मतलब जाति प्रथा के पोषक, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दासता, इसको भी दासता की ही श्रेणी में कहा जाता है, जिसको जाति प्रथा के द्वारा, मतलब जाति प्रथा के जो पोषक होते हैं, जो समाज में जो रसूखदार या समाज में जो कुलीन पद पर जो सुशोभित है लोग हैं, या समाज में जो जाति प्रथा का जो बंटवारा हुआ है, उन लोगों के द्वारा, उन जिसको लोग सभ्य समाज की श्रेणी में रखते हैं,
उन लोगों के द्वारा जो कुछ नियम बनाए गए हैं, अगर उन नियमों के प्रतिकूल चल के अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको लोग निंदनीय समझते हैं। तो यह भी एक प्रकार की दास्ता है कि हम अपने आगे ना बढ़ पाए, तो इसका एक तरीका क्या है, दूसरे के हाथ दूसरा हमारे बराबर ना चल जाए, तो इसके लिए इसका क्या है कि हम अपनी जो है प्रतिभा को ना बढ़ाएं, बल्कि दूसरे की प्रतिभा को बढ़ने का अवसर ही ना दें। इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसका एक तरीका यह भी है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या हमारी जो आगे की पीढ़ी वो नहीं बढ़ पा रही है, तो हम क्या करें, दूसरे को वो अवसर ही ना दें तो कि वो वहां तक पहुंच सके। तो हमारा दबदबा आज कल भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। यही कारण है कि जाति प्रथा के पोषक व्यक्ति को लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग करने का अधिकार या उनको स्वतंत्रता नहीं देते और उनको गुलाम बनाकर, दास्ता बना करके बनाए रखते हैं। और दास्ता का अभिप्राय केवल कानूनी नियमों का पालन करना ही दास्ता नहीं होती। दास्ता का अर्थ यह भी होता है कि जो भी समाज में जो भी इस तरह के वर्ग हैं, इन वर्गों के द्वारा जो भी बनाए हुए नियम है, उन नियम को जबरदस्ती पालन करवाना भी एक प्रकार की दास्ता की श्रेणी में आता है। तो दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार, जो क्या आपको यही व्यवहार, यही आचरण करना है, कर्तव्यों को पालन करने के लिए विवश मतलब मजबूर होना पड़ता है कि तुम इस समाज के हो, इस जाति से, तो दूसरा कार्य तुम नहीं कर सकते। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। भले ही आज के भी दौर में आप देख सकते हैं भारत स्वतंत्र हो चुका है, हम लोग बहुत दिनों से स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन हमारा अपना खुद का संविधान है, फिर भी ऐसी जो दास्ता है समाज में देखने को मिलती है। हम इस बात से जो है हम इस बात का जो है किसी प्रकार से विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन समाज में इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे क्या है, जैसे समाज में दहेज लेना कानूनन अपराध है, लेकिन ऐसा नहीं कि समाज में दहेज लिया दिया नहीं जाता, उसको स्वाभाविक रूप से लोग इसका समर्थन, खुले तौर पर इसका समर्थन करते हैं। उसी तरह से जाति प्रथा और इस प्रकार के व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, ये सब समाज में कानून द्वारा इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी समाज में इस तरह की चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं कि जो इस प्रकार के जो ऊंचे पद पर आसीन हैं या फिर जो जाति में रसूखदार लोग हैं, उनके द्वारा छोटे जातियों को, छोटे जो उपेक्षित लोग हैं, उनकी जातियों के आधार पर उनका शोषण किया जाता है। उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय चयन करने का अधिकार उनको नहीं मिलता है। तो यह भी एक प्रकार का जो दासता का ही है। उदाहरण, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो ऐसे संदर्भ में यह होता है कि व्यक्ति को लक्षण और प्रभावशाली प्रयोग के अनुरूप उसको अपने मन मुताबिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे लिए वो क्या करता है कि न चाहे अनचाहे रूप से भी वह दूसरा कार्य चयन करता है और उसमें पूरा जीवन वो घुट घुट करके रहता है, भले ही वह पेशा उसके लिए अपर्याप्त हो, भले उसकी आवश्यकता की पूर्ति ना हो, भले उसका पेट ना भरे, भले वो परिवार का भरण पोषण ना कर पाए, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ समाज के कुछ जाति प्रथा के पोषक लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति को उनके मन मुताबिक पेशा चयन करने का अधिकार नहीं देते, जिसके कारण उनका पूरा जीवन इसी तरह अभावग्रस्त, कष्टपूर्ण और जीवन इसी प्रकार जो है नीरस व्यतीत होता है, जिसके कारण उनका खुद का विकास तो अवरुद्ध होता ही है, साथ साथ देश का भी विकास अवरुद्ध होता है। यह प्रश्न इस पर विचार करने की आवश्यकता है, तर्क करने की आवश्यकता है, जहां तक हो सके चर्चा करने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात कि हमको मानसिक रूप से समुन्नत होने की आवश्यकता है कि हमारे देश के विकास के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है और क्या हमें इसमें किस प्रकार सफल रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ तक गद्य खंड पढ़ेंगे और पढ़ा है आज हम लोगों ने, तो होमवर्क के रूप में इसको ध्यान से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और इस पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।